हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम 6000 जो प्लस GK/GS का सेशन शुरू किए हैं, 6000 प्लस। उसी के सेशन में आज हम लोग देखेंगे 50 MCQ जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 में इसका पार्ट 1 में हम 1 से 50 तक देख चुके हैं और पार्ट 2 में हम 51 से 100 तक देखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए, या तो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, BPSC 69 का PT हो, या तो फिर आपका जो टीचर का वैकेंसी है उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है पर्यावरण। चूँकि पर्यावरण का उसमें एक पार्ट से पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो जो भिन्न समुदाय हैं उनके बीच जो संक्रांति क्षेत्र होते हैं उसको इकोटोन कहते हैं। इकोटोन कहते हैं पर्यावरण की भाषा में, इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम सही है बताना है इसमें। तो इसमें जो आपका जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव वन, घास स्थल, झील, महासागर, आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन खास करके मुख्य रूप से जो सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, वहाँ पे मैंग्रोव वन का काफ़ी विस्तार पाया जाता है। और उसके बाद कच्छ के रण में हम लोग जाते हैं, गुजरात के क्षेत्रों में, वहाँ पे मैंग्रोव वन का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति की डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो गहन परिस्थिति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्निज नेस ने किया था, और अर्निज नेस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादन किया। तो पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। तो इसमें आपका देख लेते हैं ऑप्शन, ग्रीनेल दिया होगा शायद कहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे ग्रीनेल हो जाएंगे। ग्रीनेल हैं जो आपको पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को, किसी पर्यावरण में अगर विभिन्न प्रजाति की श्रेणी है उसको जैव विविधता कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांक में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति की विविधता को दर्शाता है। तो जो अल्फा सूचकांक होता है, अल्फा सूचकांक है जो इस तरह का संकेत करता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का क्या अर्थ होता है। तो जैव विविधता का अर्थ होता है आपका कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, जो पादप और जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के एक निर्धारित क्षेत्र में होते हैं, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। अगर जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका भोजन तो नहीं होगा, औषधि भी नहीं होगा, औद्योगिक उपयोग नहीं होगा, चूँकि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो आपको पर्यावरण या जैव विविधता के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपको जो प्राकृतिक वास का जो विनाश हो रहा है, जैसे वनों का विनाश करना या औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वनों को काटना, या खेती करने के लिए आपको जो वन काटना होता है, जंगल काटना होता है, वो प्राकृतिक वास इसको कहा जाता है। उसको विनाश करना ही मुख्य रूप से जैव विविधता का ह्रास के लिए उत्तरदायी माना गया है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो आपको जामनगर गुजरात में हो जाएगा, जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपका जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे वहाँ पे पाए जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राणियों और पादपों के बीच जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है। तो सबसे अधिकतम जैव विविधता जो आपका होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है प्राणियों और पादपों के बीच। नेक्स्ट है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होगा, जैसे आप इस तरह से ग्लोब बना लीजिए। हमको तो नहीं बनाने आता है, फिर भी ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपका विषुवत रेखा है और यहाँ पे पोल है। तो जैसे ही हम विषुवत रेखा से, इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे ऊपर की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, तो जैव विविधता में कमी आएगी। परिवर्तन ही होता है कि कमी आएगी। और जैसे जैसे पोल से या ध्रुव से आपको विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे बढ़ोतरी हो जाए विविधता में। तो इसमें देखना है कंडीशन क्या कहता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है जैव विविधता।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूमध्य रेखा पे बारिश भी होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ धूप भी होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो भारत में आपको 2 जगह मिलेगा जैव विविधता। यहाँ तो आप जैव विविधता की बात करें तो शांत घाटी जो केरल में है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शांत घाटी केरल। अगर हॉटस्पॉट क्षेत्र पूछा कि भारत में कहाँ कहाँ है, तो उत्तरी पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय पर हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा और पूर्वी हिमालय हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक हॉटस्पॉट पाया जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में। यहाँ ऑप्शन नहीं है दोनों, इसलिए शांत घाटी हो जाएगा जो केरला में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत में जैव विविधता को तप्त स्थल हॉटस्पॉट कौन सा है। तो आपको ही अभी हमने बताया कि पश्चिमी हिमालय पूर्वी घाट, तो सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट देख लीजिए कहाँ पे है, पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी में है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है भारत में, अब थोड़ा बहुत आपका जैव विविधता यहाँ भी पाया जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संस्थित क्षेत्र निम्न से कौन सा है, सर्वाधिक कहाँ है। तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगर पश्चिमी घाट नहीं रहता तो पूर्वी हिमालय हो जाता, पूर्वी हिमालय भी इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना गया है। तो इसमें अगर नहीं दिया है कोई, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मान लीजिए। अगर पूर्वी घाट दिए, पश्चिमी घाट देता या पूर्वी हिमालय देता तो उसको मारते हैं, नहीं है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मार सकते हैं, यहाँ पे भी है हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का नाश का क्या कारण है। तो नाश का प्रमुख कारण है आपका जीवों के प्रकृति आवास की कमी। अभी हमने बताया कि जीवों जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट करेंगे तो जैव विविधता का नाश होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी आपका हो जाएगा। वनों का नाश ये भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर जैव विविधता के नाश का सभी कारण है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यहाँ पूछ रहा है। तो मुख्य कारण यहाँ भी वही हो जाएगा आपका जो आवासीय जो होता है, जो प्राकृतिक आवासीय होता है, यानी कि प्राकृतिक आवासीय विनाश प्रमुख कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। तो जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा कौन सा है, तो आपका जो प्राकृतिक आवास तथा वनस्पति का विनाश या झूम खेती हो रहा है। हाँ, झूम खेती याद रखिएगा। यहाँ पे जो झूम खेती है जो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में होता है, पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके असम और नागालैंड में होता है। तो आप याद रखिएगा, बिहार में पूछ चुका है कि पूर्वोत्तर में कौन सी खेती प्रसिद्ध है। तो झूम खेती या झूम खेती कहाँ होता है, पूर्वोत्तर भारत में होता है। कौन से राज्य में होता है, तो असम और नागालैंड में होता है। झूम खेती में होता है कि जब हमको खेती करना हो कोई खेत को, तो वहाँ पे जंगल जो भी है पेड़ पौधा काट देते हैं, उसमें खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे वनों को काटते हैं और खेती के लिए उपयोगी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है। अधिकतम संकट तो प्राकृतिक निवास एवं परम सत्यों के विनाश से सर्वाधिक संकट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता के लिए बहुत उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा उत्तरदायी नहीं है आपका, तो इसमें जो हो जाएगा पोषण स्तरों की कम संख्या उत्तरदायी नहीं होगा जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो महत्वपूर्ण रणनीति आपका जो जीवमंडलीय रिजर्व है, जो बायोस्फीयर जो आपका होता है जीवमंडल रिजर्व, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु शोधान पद्धति मैंने इन सिटू नहीं है। तो इन सिटू कौन नहीं है, तो वनस्पतिक उद्यान नहीं है, आपका जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क है और वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। इन सिटू मतलब होता है कि जो कहीं अगर कोई पादप या जंतु है उसको वहीं पे संरक्षण करना और उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इन सिटू हो जाएगा। और उसको कहीं अगर उखाड़ के अलग कहीं ले जाएंगे, कोई अगर पौधा है या कोई प्रजाति है तो उसको उखाड़ के कहीं अलग सेटल करना, यही आपका एक्स सिटू हो जाएगा। इनटू माने अंदर, एक्स टू माने बाहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वही आ भी गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिकी विविधता का रख रखाव कैसे होता है। तो आपका राष्ट्रीय उद्यानों में कह रहा है, मैंने में कह रहा है कि उसी के अंदर कैसे होता है, तो इन सिटू संरक्षण द्वारा होता है और इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न वही आ गया, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक
एक्स-सिटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? माने एक्स-सिटू मतलब कहीं बाहर जा करके संरक्षित करना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा कि एक्स-सिटू इन सिटू के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ मीथेन से बहुत प्रश्न आता है कि मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो धान के खेत से प्राप्त होता है, और जो जानवर जब जुगाली करता है इससे प्राप्त होता है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति में किस एक की स्थापना करने में निहित है? किसको निहित करना है? तो जीवमंडल रिजर्व को स्थापना करने में महत्वपूर्ण उपयोगी होगा, और जीवन संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रणनीति भी यही है, जीवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कौन सा प्रवाल विरंजक जो प्रवाल भित्ति होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जो वैश्विक ऊष्मन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो प्रवाल भित्ति है उसको खतरा है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध आपका जो विलुप्त के संकटग्रस्त जीव जंतु है उससे संबंधित है। विलुप्ति के संकट कगार पे हैं। मतलब विलुप्त कब माना जाएगा कोई भी पादप जंतु को? जब 50 वर्ष तक अपने आवास में, प्राकृतिक आवास में नहीं दिखेगा तो उसको विलुप्त मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय पक्षियों से कौन सा अत्यधिक संकट प्रश्न किस्म है? तो सबसे अधिक संकट में कौन है? तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स है जो सर्वाधिक संकटग्रस्त है। नेक्स्ट है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाएगा। तो अभी हमने बताया कि 50 साल तक अगर नहीं दिखाई देता है, 50 वर्ष तक, तो इसको विलुप्त माना जाएगा। यहाँ आपको है 50 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ड्रग गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो पहले हम लोग बचपन में देखते थे कि जहाँ जानवर अगर मरता था उसको अगर फेंका जाता था वहाँ गिद्धों का बहुत झुंड आता था। अब फिलहाल नहीं देखने को मिलता है, विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब कहीं अलग चल गया है जहाँ उसका रहने पर्यावरण है। तो इसमें जो डाइक्लोफेनिक सोडियम था, जो दर्द निवारक दवा था जानवरों को दिया जाता था, उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन आता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। अभी डायलोना भी अगर मानव को पड़ता है डायलोना, तो उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है। तो इसी के कारण जो गिद्ध है वो विलुप्त हो गया है, या कहीं इधर तो कहीं दिखाई नहीं देता है आसपास में। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों को दर्द निवारक देना। नेक्स्ट प्रश्न वही आ गया, जानवरों को दर्द निवारक देना जो इंजेक्शन होता है या गोली होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बंगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्न से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स आपका चमगादड़ है। नेक्स्ट है कि 86 नंबर प्रश्न, बलुई और लवणीय क्षेत्रों के एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र को उस पशु की कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित कौन सा हो सकता है? तो आपका जो भारतीय वन गधा है, तो इसमें आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा जो भारतीय वन्य गधा, जो जंगली गधा है जो कक्षरण्य में पाया जाता है, उसी के बारे में कह रहा है। तो भारतीय वन्य गधा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन नम भूमि या वेटलैंड से संबंधित है, और 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। और इससे और बात करें तो प्रथम बार रामसर सम्मेलन आपका 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर जगह पे हुआ था, इसलिए रामसर सम्मेलन कहते हैं। ईरान में एक जगह है रामसर, यहीं पे 2 फरवरी 1971 को जो नम भूमि है, वेटलैंड भूमि है, उसको संरक्षण करने के लिए एक बैठक रखा गया था, सम्मेलन बुलाया गया था। इसीलिए इसको रामसर सम्मेलन कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि आपका गुजरात में मिलेगा, गुजरात में। और गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास भी उत्पादन होता है। और काली मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर आपका कि निम्नलिखित कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो जो आपका जो सुंदरबन है, सुंदरबन और भोज आर्द्र स्थल, सुंदरबन तो आपको वेस्ट बंगाल में है, और आप भोज आर्द्र स्थल की बात करें तो आपका MP में हो जाएगा, MP में है। वर्तमान में रामसर साइट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित किसके हेतु उपयोगी है? तो
उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा। पोषक पूर्ण प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ठीक है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्तन करने हेतु, ठीक है। तलछट को रोककर नदियों द्वारा गादीकरण कम करने हेतु उपयुक्त सभी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा, तो भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2002 को भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का स्थापना चेन्नई में 2003 में किया गया, चेन्नई 2003। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सबसे लंबा जीवित सिकोया है, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। नेक्स्ट है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो जो गहरे सागर होता है यहाँ पे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट होता है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपको जो गैस के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना प्रमुख कारण है, प्रमुख प्रभाव है। तो इसमें आपका CO2 होता है, NO2 होता है आपका, फिर आपको जलवाष्प ले लीजिए, जलवाष्प होता है, CH4 होता है, इत्यादि बहुत सारे गैस है। और प्रमुख रूप से बात किया तो जलवाष्प इसलिए जिम्मेदार है, उसके बाद CO2 आएगा, CO2। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियस ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। नेक्स्ट है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होता है? तो आपका इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होगा। अगर यहाँ आपका जलवाष्प होता तो जलवाष्प ही आंसर हो जाता, और जलवाष्प नहीं है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो यहाँ पे जलवाष्प आपका आंसर सही हो जाएगा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन गैस हो जाएगा, आर्गन उत्तरदायी नहीं है वैश्विक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, और CO2 भी है, और NO2 भी है, इत्यादि है, आर्गन नहीं होगा इसमें। तो इस प्रकार से हमने 50 प्रश्न जो MCQ था, MCQ के फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट था देखें। बिहार दरोगा के लिए रामबाण है, और बिहार पुलिस के लिए भी, साथ ही साथ BPSC PT और आपका जो टीचर का वैकेंसी उसमें तो एक चैप्टर भी है, हमने बता दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।